Once again, welcome both of you. Today we discuss regarding the traditional network of our telecommunication system. आज का जो सेशन है हमारा जो पहले से जो नेटवर्क लगा हुआ है हम उसके ऊपर बात करेंगे और उस नेटवर्क का क्या माइग्रेशन हुआ उसके ऊपर हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उस पर हम सिंपली जो वर्ड है टर्म्स थे उसका क्लैरिफिकेशन इन द प्रैक्टिकल मैनर में समझने की कोशिश की थी। इसका समरी अगर हम बोलें तो सिंपल ये समझ सकते हैं कि जो हमारा इंटरनेट है वो कुछ नहीं है और टेली कम्युनिकेशन का ही एक नया फॉर्म है। पहले टेली कम्युनिकेशन के नाम से प्योर हुआ करता था, अभी पूरा का पूरा टेली कम्युनिकेशन चेंज हो गया आईटी इंफ्रा के रूप में, जिसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं उनके मदद से हम लोग आज कम्युनिकेशन करते हैं। राइट, ठीक है। अब हम आज बात कर रहे हैं कि नेटवर्क वास्तव में फैला कैसा हुआ है पूरा हिंदुस्तान के अंदर। कल जाते जाते मैंने एक सवाल भी पूछा था कि अगर दो लोग बाघा बॉर्डर पे खड़े हैं, सपोज करो एक आप खड़े हैं, आई नो कि सभी को मालूम होगा कि बाघा बॉर्डर क्या होता है। बाघा बॉर्डर पे एक आप खड़े हैं। बाघा बॉर्डर बेसिकली भारत और पाकिस्तान का एक मोस्ट पॉपुलर बॉर्डर है। और अगर आप पहले गए हैं बहुत अच्छी बात है, अगर पहले नहीं गए हैं तो सभी को कम से कम एक दो बार जरूर जाना चाहिए। वहाँ पे जाने पे कम से कम आपको इस बात का एहसास होगा कि हमारी जो कंट्री है उसकी फीलिंग महसूस होगी, आपको अलग ही एक एनवायरनमेंट मिलता है। तो डेफिनेटली आप जाएं। अमृतसर के पास में बाघा बॉर्डर है। तो वहाँ पे मेरा सवाल है कि आप चाहे मोबाइल से हो या लैंडलाइन से, कहीं भी एक बाघा बॉर्डर पे मान लो मानसी आप खड़े हैं या कोमल आप खड़े हैं और आप अपने मोबाइल फ़ोन, डेफिनेटली आप इंडियन हैं तो आपके मोबाइल पे इंडियन टावर का सिग्नल आएगा। और ऐसे ही एक पाकिस्तानी भी खड़ा है, आपके साथ ही खड़ा है, तो डेफिनेटली क्योंकि बॉर्डर है तो पाकिस्तान वाले का पाकिस्तान के टावर का सिग्नल आएगा। तो बाघा बॉर्डर पे दोनों ही सिग्नल आ रहे हैं, अलग अलग अपनी अपनी कंट्री पे। आपके पर मानसी मान लो, आप सपोज मान लेता हूँ कि आप वहाँ खड़े हो, तो आपके ऊपर इंडियन सिग्नल है और पाकिस्तानी भी आपके साथ ही खड़ा है, लेकिन उस पर एक पाकिस्तान का नेटवर्क आ रहा है। आपने कॉल किया पाकिस्तान वाले को, नंबर डायल किया उससे बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन पे, भले साथ में ही क्यों ना खड़े हो। तो व्हाट इज़ द रूट रॉ, इसका जो रूट है वो क्या होगा, पाथ क्या होगा, ठीक है। तो अगर कुछ आइडिया है मानसी आपके पास में तो आप बता सकते हैं। कुछ आपको समझ में आता है कि रूट कैसे होगा, कुछ आइडिया है तो यू कैन से। अगर थोड़ा बहुत आइडिया बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी मैं तो बताने के लिए बैठा हूँ। यस, बोलिए। एक्चुअली आपकी आवाज बीच में चली गई थी ड्यू टू नेटवर्क इशू। आप एक बार और फिर बोल सकते हैं? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मेरा सवाल ये था कि बाघा बॉर्डर पे आप खड़े हो अपने इंडियन मोबाइल फ़ोन के साथ, आपके साथ ही एक पाकिस्तानी भी खड़ा है अपने पाकिस्तानी मोबाइल के साथ में, ठीक है। इंडियन है, डेफिनेटली उससे इंडियन का सिग्नल आएगा, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का सिग्नल आ रहा होगा। आपने पाकिस्तान वाले को कॉल किया, उसके नंबर पे कॉल किया, दोनों लोग साथ में खड़े हैं। व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा आपका? हाय बोला हुआ जो वर्ड है पाकिस्तान के मोबाइल पर किन किन शहरों से गुजरते हुए पहुंचेगा? कुछ आइडिया किन किन रास्तों से होगा, कौन सी कंट्री से होके जाएगा, कुछ आइडिया है? मेरा सवाल समझ में आ गया आपको? यस मानसी। जहाँ जहाँ टावर लगे हुए होंगे उसके सिग्नल से उसका सिग्नल कनेक्ट होते हुए जाएगा। ठीक है, आपके पास टावर है, आपके मोबाइल पे टावर से ही सिग्नल आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका रास्ता क्या होगा आगे का? अच्छा चलो एक मैं बात बोलता हूँ, मान लो आप अपने घर में हो, घर में आपके पास फ़ोन है, आपके पेरेंट के पास फ़ोन है, दोनों लोग साथ में बैठते हैं, नंबर डायल करते हैं, भले सामने बैठे हो लेकिन अगर मोबाइल पे हम एक दूसरे को डायल करते हैं तो आपका जो हाय शब्द है वो निकल के टावर में जाएगा, टावर के बाद किधर से घूमते हुए आपके जो पेरेंट हैं उनके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच जाएगा। इसका कुछ आइडिया? आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन?
सर वो बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी से मैच होके जाएगा जो उसके नंबर के उसमें आएगा, इसलिए। मैं आप जो बता रहे हो बहुत अच्छी बात है। हम मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है, मैं इसको जितना ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए, इसके लिए मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताऊं। जब हम दो लोग आपस में बात करते हैं ना, दुनिया में आप किसी भी कोने में बात करते हैं, तो बात करने के लिए हमें एक मीडिया की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पहले मैं मीडिया पे फोकस कर लेता हूँ, फिर मैं नेटवर्क पे आता हूँ। तो जो मीडिया होता है, मीडिया कौन कौन से होते हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मीडिया के बिना हम कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। दो लोग अगर साथ में भी खड़े हैं, तो जब तक मीडिया नहीं होगा हम लोग आपस में बात नहीं कर पाएंगे। तो एक मीडिया एयर होता है, दूसरा हमारे पास कॉपर वायर होता है, तीसरा मीडियम हमारे पास कोएक्सियल है। ये सब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली इन सारे का नाम सुना होगा, और सारे मीडिया आपके सामने यूज होता है, राइट। ठीक है, आपके पास तीसरा हो सकता है माइक्रोवेव, हो सकता है, या कुछ लोग ईएम वेव भी बोलते हैं, अलग अलग। फिर फ्रीक्वेंसी बैंड का डिफरेंस होता है, जैसा अभी आप बोल रहे हैं, वो अलग मैटर है, मैं इतना हाई फाई नहीं जानना चाहूँगा। नंबर 5 है सैटेलाइट। जो जो मीडिया है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और नंबर जो 6 है वो आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। फिलहाल अभी अच्छा है मीडिया आपके स्क्रीन पे मैंने लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर मीडिया कौन सा है, इम्पोर्टेंट मीडिया कौन सा है और मोस्ट पॉपुलर मीडिया कौन सा है, लेकिन लिस्ट कम से कमजोर मीडिया, बहुत अच्छा मीडिया नहीं माना जाता, लेकिन उसके बिना हम रह भी नहीं सकते, तो नो डाउट आप सभी का आंसर इसमें एयर होगा। एयर एक ऐसा मीडिया है, जब दो लोग सामने खड़े होते हैं तो आपस में इस एयर के माध्यम से हम लोग आपस में बात करते हैं, राइट। तो एयर में ड्रॉबैक एयर का क्या है, मैक्सिमम में 30 मीटर से 50 मीटर के बीच में बात होती है। अगर दूरी बढ़ेगी तो हम इस एयर के बात नहीं कर पाएंगे, हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। जब हम लोग छोटे थे, मैं अपनी बारे में बात कर रहा हूँ, जब हम लोग छोटे थे तो गांव में हम लोग क्या करते थे, जब दो लोग आपस में बात करना चाहते थे, दो खाली डब्बे लेते थे, और डब्बे के हमने छेद किया और एक धागे से दोनों डब्बों को बांध दिया। एक डब्बे से मैंने हाय बोला, जो रस्सी बांधी, जो धागा बांधा, उसकी मदद से दूसरे डब्बे में हमारा जो साउंड है पहुंच जाता था। सीधा सा मतलब है कि अगर कम्युनिकेशन करना है अगर किसी और माध्यम में, तो मुझे कोई ना कोई डायरेक्ट कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। तो इसी एडवांटेज का फायदा लिया, और एक मीडिया जो कॉपर वायर है, कब से, जब से टेलीकम्युनिकेशन शुरू हुआ और आज की दुनिया में भी और आने वाले समय में भी कॉपर वायर एक महत्वपूर्ण मीडिया हमेशा था, है और रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन टेली कम्युनिकेशन में इस कॉपर वायर कभी भी प्योर यूज नहीं हुआ, लेकिन टेली कम्युनिकेशन में जो कॉपर वायर था उसको किसी न किसी अलॉय के फॉर्म में, पहले हम उसमें शीशा मिलाते थे, फिर हमने उसमें एल्युमिनियम भी मिलाई, और आज हम लोग उसमें कैडियम नाम का एक मेटल होता है, आप जानते हैं, उसको मिला के कैडियम कॉपर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अभी जो कॉपर वायर होता है, वो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि दो टेलीफोन, अगर एक टेलीफोन से, आई थिंक नेट थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। तो मैं अभी यहाँ मीडिया के बारे में बात कर रहा था, तो अभी जो मैं मीडिया बात कर रहा था उसमें मैंने एयर के बारे में बात की। एयर में हमने आपसे बात किया, एयर करीब भाई आपका ये 30 मीटर से 50 मीटर की दूरी में बात होती थी। दूसरा, हम कॉपर वायर के बारे में बात कर रहे थे। तो कॉपर वायर के बारे में मैं ये बता रहा था कि जब कॉपर वायर की शुरुआत हुई तो कॉपर वायर हमेशा किसी न किसी अलाव के साथ मिलाया गया। और जैसा कि मैं एग्जांपल दे रहा था कि दो खाली डब्बों को अगर धागे से भी बांध दे, तो एक में अगर हाय बोले दूसरे हेलो चला जाए, उसी तरह से दो टेलीफोन को कॉपर वायर से अगर जोड़ा जाए तो इनकी जो दूरी बनती थी 5 किलोमीटर, और एक थोड़ा मोटा कॉपर वायर यूज कर लेते हम लोग ने 6 किलोमीटर दूरी तक हम लोग बात कर सकते थे। टेली कम्युनिकेशन की जब शुरुआत हुई
तो कॉपर वायर अपने आप में टेलीकम्युनिकेशन जब शुरू हुआ तब से लेकर आज तक कॉपर वायर एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मीडिया के रूप में अवेलेबल है, राइट। ठीक है, समय बदला, लेकिन चूंकि अभी जो हम कॉपर वायर यूज कर रहे थे उसकी जो दूरी थी वो 5 से 6 किलोमीटर होती थी। ठीक है, और उतना दूरी, चूंकि कम्युनिकेशन सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर के बीच में नहीं करना है और लंबी दूरी में करना है, तो जो नेक्स्ट वायर है हमारे पास में वो कोएक्सियल हमने यूज किया। कोएक्सियल मतलब ये कॉपर वायर ही होता है, लेकिन इसमें इसकी ज्योमेट्रिकली आप लोगों को पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो डेफिनेटली आपके कोर्स में होगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हैं। इसका ज्योमेट्रिकली डिजाइन इस तरह से कर दिया जाता है कि ये जो दूरी है वो करीब 40 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर तक जा सकता है, तो यानी डिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन ये भी पूरा सफिशियंट नहीं। लेकिन कॉपर वायर या कोएक्सियल वायर के साथ समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर थे, तो इसमें शॉर्ट सर्किटिंग होना, इलेक्ट्रिकल ह्यूमिडिटीज होना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, नॉइज बहुत ज़्यादा होना रही। इन सभी समस्याओं से दूर, और क्योंकि लंबी दूरी हम केबल को जमीन में डालना ही पड़ता है, ठीक है, तो इन चीज़ों से मुक्त करने के लिए हमने एक और तरीका है कि कहीं ना कहीं वायरलेस कनेक्टिविटी भी बनानी चाहिए। ठीक है, तो जो वायरलेस कनेक्टिविटी बनाई गई उसमें हम लोगों ने माइक्रोवेव या ईएम वेव का इस्तेमाल किया। ईएम वेव में ये आपके अलग अलग जो टावर, जिन्हें आप कह सकते हो टावर, तो ये जो टावर 1 किलोमीटर के दायरे में भी आते हैं, 5 किलोमीटर के भी दायरे में भी आते हैं, 15 किलोमीटर के दायरे में भी हमारे पास टावर अवेलेबल है। यानी एक टावर अगर आपके पास लगा है तो टावर का ज्योमेट्रिकल या उसको किस स्पेसिफिकेशन में यूज किया गया उसके आधार पे हम ये बता पाएंगे कि ये 1 किलोमीटर का है या 5 किलोमीटर का या 15 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करता है। इसके बाद हमारे पास दो और इम्पोर्टेंट मीडिया है, एक है ऑप्टिकल फाइबर और एक आपका सैटेलाइट है। ठीक है ना। अब ग्रुप में जितने लोग अभी यहाँ अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं सवाल पूछूं सभी से कि आप मुझे ये बताएं, ये जो मैंने मीडिया लिखा है इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग मीडिया आप किसको मानते हैं? सबसे स्ट्रॉन्ग मीडिया किसको मानते हैं? चैट के माध्यम से बता सकते हैं, अनम्यूट होकर भी बता सकते हैं। यस मानते हैं, यस। ऑप्टिकल। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल फाइबर को मानते हैं, ठीक है। और सक्षम आप भी आ चुके हैं ग्रुप में, तो आप बताइए इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग मीडिया कौन सा है? मानसी ने बोला डिसीजन, आप क्या, कोमल ने भी बोला ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, आप सभी ऑप्टिकल फाइबर को स्ट्रॉन्ग मांगे। सेटेलाइट के लिए क्या आप सबका ड्रॉबैक है? सेटेलाइट को क्यों नहीं मान रहे आप? यस मानसी, सेटेलाइट के बारे में क्या है? अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर हम बात कर रहे होंगे तो क्या सेटेलाइट यूजफुल है, यस या नो? क्या सेटेलाइट के द्वारा ही कम्युनिकेशन होता है, हाँ या नहीं? अगर इंडिया से अमेरिका बात करनी हो, इंडिया से जापान बात करनी हो, तो क्या हम लोग सेटेलाइट की मदद से बात करते हैं, हाँ या नहीं? यस मानसी। सैटेलाइट बेसिकली बड़े लेवल पे यूज होता है कुछ ब्रॉडकास्ट डेटा कम्युनिकेशन में, तो हम उसको मोस्टली बड़े लेवल पे। अच्छा, सबने बोला, आप सचिन ने भी मैसेज के माध्यम से बता दिया। अच्छा, मुझे इतना तो उम्मीद है कि ऑलमोस्ट आप सभी लोगों के पास में घर में या जानते होंगे डिश टीवी के बारे में, राइट। डिश टीवी मतलब सैटेलाइट टेलीविजन, ओके। तो घर में आपके पास डिश टीवी लगा होता है, ठीक है। तो डिश टीवी में उस समय क्या होता है जब आंधी बारिश तूफान आता है? यस मानसी, आप कभी आपके घर में अगर डिश टीवी है, यस बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आंधी बारिश तूफान आता है कि घर में डिश टीवी जिनके पास में लगा है, नॉर्मली आजकल लगा होगा, टाटा स्काई हो सकता है या डीटीएच हो सकता है, वीडियोकॉन, बहुत सारे अवेलेबल हैं। जब आंधी बारिश तूफान में आएगा तो डेफिनेटली जो मेरा सैटेलाइट है वो नेचुरल इंटरफेरेंस है, और इन दौरान जो इसकी वजह से ये काम नहीं करता है। इसलिए हम सैटेलाइट, जो हमारा ट्रेडिशनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, वो बहुत अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन ये बात सही है कि फ्री सैटेलाइट जो होता है, अगर इनका कॉम्बिनेशन बना दिया जाए तो होल वर्ल्ड कैन बी मैनेज। बस बिगेस्ट ड्रॉबैक इज दैट नेचुरल इंटरफेरेंस। अगर हिंदुस्तान की बात कर लें, इंडिया के अंदर भी देखिए, अभी हम लोग नॉर्थ में हैं, मैं तो नॉर्थ में हूँ, तो यहाँ सर्दियाँ शुरू हो गई,
जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाएंगे तो आपको बारिश, आंधी तूफान, करीब बर्फ गिरने लगे हैं। आप राजस्थान में चले जाएंगे जहाँ पानी भी बारिश नहीं होती है, तो साउथ में कहीं बारिश भी हो रही है, बाढ़ भी आ रही है। तो हर जगह एक ही टाइम पे अलग अलग कंडीशन चालू हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम में होता है सैटेलाइट के साथ, यानी कि जो अभी सैटेलाइट है, जो आपका नेचुरल डिस्टरबेंस है या नेचुरल इंटरफेरेंस है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं रहा है। ठीक है। हाँ, अभी बीएसएनएल ने हाल में ही एक 2016 में इनमारसैट नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। इनमारसैट, जिसका आंधी बारिश तूफान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का जरिया बनने जा रहा है आने वाले समय में। और उम्मीद है कि अगले साल तक इंडिया के अंदर दो कंपनी है, एक स्पेस एक्स नाम की कंपनी है और दूसरा बीएसएनएल का इनमारसैट है। बीएसएनएल इनमारसैट के नाम से कंपनी होगी। ये दो कंपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन लाने वाले हैं। और गवर्नमेंट अगर परमिट करती है, गवर्नमेंट के परमिशन के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट परमिट करती है तो डेफिनेटली हम जो 4G 5G दुनिया भर के न जाने कितने जी की बात कर रहे हैं, वो सब आप भूल जाएंगे। क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है, जिसको आप बदलते हुए देखेंगे। खैर, अभी जो है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। नो डाउट कि आज की डेट में अभी जो हमारे पास जो मीडिया है, आप सभी ने आंसर आपको बिल्कुल सही दिया। अभी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कीप इन द माइंड, आप ये नहीं कह सकते कि सारा मीडिया कोई अच्छा या खराब है। हमेशा याद रखिए, आप मीडिया क्या होता है, हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं। अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से नो डाउट ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मीडिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉपर वायर नहीं, कॉपर वायर इज द बेस्ट मीडिया, वो भी एक अच्छा मीडिया है। एक नई अभी, क्योंकि अब समय बदल रहा है, क्यों मैं इसको बेस्ट बोल रहा हूँ कि अभी तो समय बदलेगा। अब सभी लोग कहोगे इंटरनेट सभी के पास में आ गया, सभी कहेंगे यार स्पीड और बढ़िया चाहिए और अच्छा स्पीड चाहिए। ठीक है, कॉपर वायर में भी अभी तक 100 Gbps से ज़्यादा इंटरनेट का स्पीड पॉसिबल नहीं है। बाई थ्योरी में अगर हम बात करें कि कॉपर वायर में कितना इंटरनेट स्पीड दिया जा सकता है, तो नो डाउट कि आप कह सकते हो कि कॉपर वायर में आप इनफाइनाइट बैंडविड्थ का इंटरनेट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, आगरा एक्सप्रेसवे बना, आपको याद होगा, या आप अगर कुछ लोग जानते होंगे दिल्ली के अगर आसपास के होंगे तो, यम नोएडा से एक आगरा एक्सप्रेसवे बनाया गया, जेपी इंफ्रा ने बनाया। जब बनाया था तो उसने कहा था कि इस आगरा एक्सप्रेसवे पे 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप कार दौड़ा सकते हैं और आगरा 3 से 3.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। उन्होंने एक बात दावा पेश किया, 1.5 घंटे का सफर होगा उस टाइम पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में आप सफर तय कर सकते हैं। एक्सप्रेसवे बन के चालू हुआ, फिर उसके बाद जब उस पर कारें चलनी शुरू हुई तो आए दिन एक्सीडेंट होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि हमारे पास रोड तो है, बट हमारे पास जो व्हीकल थे, जो साधन थे, कार बस, उनके साथ समस्या थी। उनका जो टायर था और उनके साथ जो मैकेनिकल इंजन जो अवेलेबल है, जो मशीन पुर्जे कह सकते हो, वह इस काबिल नहीं थे कि 200 किलोमीटर का आवर की स्पीड को वो झेल सके। इस वजह से टावर फटने लगे। तो अब अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि बस वाला 80 से ऊपर नहीं जाएगा, कार वाला 100 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है ना, हैवी व्हीकल यहाँ पे इस लाइन में चलेंगे, बहुत सारे बाउंडेशन लगा दे जो कि पहले नहीं थे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रोड है, बट हमारे पास उस लेवल का न टायर न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। उसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर है, इनफाइनाइट बैंडविड्थ दिया जा सकता है, बट टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि हम वो दे सके। लेकिन अगर कोई कहता है कि मुझे 500 Gbps का इंटरनेट आज की डेट में चाहिए, तो डेफिनेटली कॉपर वायर में संभव है। ठीक है, तो उस ध्यान में अगर किसी को हाई स्पीड चाहिए तो कॉपर वायर को इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो मेरा कहने का मतलब पूरा था, कुल समराइज तौर में अगर बोलूँ कि आप कभी ये नहीं कह सकते कि किसको बेस्ट मीडिया बोलेंगे। आप ये कहोगे एज पर करंट टेक्नोलॉजी डेफिनेटली कॉपर वायर इज द बेस्ट मीडिया। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, सैटेलाइट भी आने वाले समय में, अभी लॉन्च होने दीजिए, बहुत आपके सामने ही होने वाला, 2-3 महीने ज़्यादा, बस आप अगले साल में सैटेलाइट फ़ोन को पाएंगे और वो हमारे नॉर्मल मोबाइल फ़ोन की तुलना में कई गुना बेहतर सर्विस देगा, हाई स्पीड देगा। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ऑप्टिकल फाइबर खराब हो गया, अब सैटेलाइट ज़्यादा बेहतर हो गया। ठीक है ना।
तो मैं बात कर रहा था ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मीडिया एज पर करंट टेक्नोलॉजी और पूरी दुनिया में। ये तो मीडिया की बात हो गई। अब मेरा उस सवाल पे जवाब आता है जो मैंने आपसे पूछा था शुरू में, कि अगर दो लोग बैठे हैं तो उनके बीच का पाथ क्या होगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये किताबों में नहीं मिलता, किताबों और हकीकत में कई गुना फर्क महसूस मिलेगा आपको। तो मैं इसकी थोड़ी मदद लूंगा। कोई भी चीज़ सीखनी हो ना, तो आप उस जगह पहुंच जाओ जहां से कोई चीज़ शुरू हुई होती है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले पीपीटी की मदद से एक बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। स्क्रीन पे पीपीटी आपको शो हो रही है, कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। ये रियल नेटवर्क है जो हमारा, हाँ, जो हमारा पहले से अवेलेबल है, मैं उसके बात कर रहा हूँ। आप डेफिनेटली टेलीफोन का इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल है, होल्ड है, वो बीएसएनएल के पास में है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है सब आप जानते ही हैं। आप किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में अगर जाएं आज भी, तो उस टेलीफोन एक्सचेंज में कुछ चीज़ें आपको पक्का मिलेंगी जो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एक सबसे इम्पोर्टेंट रूम होता है जिसको हम लोग स्विच रूम करते हैं। बस आप दिमाग में रखिएगा है क्या, ये सब मैं ही एक्सप्लेन करूंगा। स्विच रूम में अगर जाएंगे तो कुछ देखने में आपको इस तरह से दिखेगा। एक एसी रूम होगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स रैक खड़े होंगे, कुछ लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे। उस रूम में जल्दी अलाउ नहीं किया जाता किसी को। है क्या, हम अभी बात करेंगे। एक रूम आपका एमडीएफ रूम होगा, जो इस तरह का रूम देखने वाइज होगा, और इसमें आप केवल वायरों का पूरा जंजाल देखेंगे। एक रूम आपका ट्रांसमिशन रूम होगा, एक पावर रूम भी होगा। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप 24 घंटे पावर सप्लाई चाहते हो बिना किसी रुके, घर में भी जो व्यवस्था है वही हम ऑर्गेनाइजेशन में भी करते हैं। घर में अगर आपके पास लाइट है, पावर चली जाती है, तो आपने क्या व्यवस्था कर रखी है। आपने व्यवस्था कर रखी है कि आपने इन्वर्टर लगा रखा है। लाइट गई, आपका लोड इन्वर्टर पे आ गया, यूपीएस के ऊपर आ गया, बैटरी के ऊपर आ गया, ठीक है ना। दैट इज द बैटरी के ऊपर आ गया, ठीक है। और लाइट घर में चूंकि हम इंतजार कर सकते हैं, लाइट जब आएगी तो फिर अपना मेंस पे चला जाएगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में अगर 24 आवर पावर सप्लाई चाहिए, तो हम व्यवस्थाएं सेम है, वहां भी लाइट जाएगी, यूपीएस पे यानी बैटरी पे आएगा। लेकिन हम वहाँ इंतजार नहीं कर सकते, तो एक रूम हम जनरेटर रूम भी लगाते हैं। फिर हम जनरेटर चला देते हैं, हमारा लोड जनरेटर पे चला जाता है। फिर मेन जब आता है, फिर मेन पे चला जाता है। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मुझे बिना रुके 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए, तो वहाँ पे यही व्यवस्था होती है। मेंस की सप्लाई होती है। मेंस अगर फेल होता है, कट होता है, तो सारा लोड बैटरी पे आ जाता है। हम मेंस के भरोसे नहीं रह सकते, जनरेटर तैयार रखते हैं। जनरेटर को हम लोग चला देते हैं, फिर सारा लोड जनरेटर पे आ जाता है। जब मेंस वापस आता है तो फिर सारी सप्लाई फिर मेंस पे वापस आ जाती है। ये हो, तो ये आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो एक आपका पावर रूम मिलेगा जो इस चीज को मैनेज करता है। एक बैटरी रूम अलग मिलेगा, जनरेटर आजकल बाहर लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक रूम और होगा, ट्रांसमिशन रूम, जो भी लुक लाइक आपके स्विच रूम जैसा ही होगा, लेकिन छोटा होगा इन कंपेरिजन, ठीक है। अभी क्या चीजें हम बात करेंगे। सबसे पहली बात की नेटवर्क के नाम दिए गए, लोकल नेटवर्क और ट्रंक नेटवर्क। आप अभी, अच्छी बात है कि अभी आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन का नया दौर यानी इंटरनेट में कन्वर्जन हो रहा है। स्पीड कैसे आ रहा है, इंटरनेट कैसे लिया जा रहा है, कौन सी कंपनी इंटरनेट दे रही है, बदला जा रहा है, उस दौर में है, ठीक है। तो अभी आप कहीं ना कहीं लोकल कॉल, एसटीडी कॉल नाम के शब्द जरूर सुनते होंगे। आने वाली आपकी पीढ़ियां हो सकता है इन शब्दों से अनजान हो जाए, उन्हें नहीं समझ में आएगा जब तक वो पूरा डीपली स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम अभी लोकल कॉल यानी लोकल नेटवर्क और ट्रंक कॉल के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं अभी जहाँ से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं इसी जगह पे अगर मैं दो फोन बीएसएनएल का ही मैं अपने टेबल पे रख दूँ, दोनों ही लैंडलाइन फोन है, ठीक है। अगर एक लैंडलाइन से मैं दूसरे लैंडलाइन को कॉल करूं, दोनों बीएसएनएल का है फोन है, मेरे ही टेबल पे रखा है, तो कई बार सवाल पूछा जाता है क्या यह लोकल कॉल है। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि भाई सपोज करो आपके घर में दोनों दो लैंडलाइन फोन रखा है, दोनों बीएसएनएल का फोन है, ठीक है। आप अपने ही फोन से अपने ही घर के दूसरे फोन पे जो बगल में रखा है उसी पे नंबर डायल कर रहे हो, क्या ये लोकल कॉल है, यस या नो।
तो आपका जवाब क्या होगा? एक बार अगर पूछूंगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है सभी कहेंगे हाँ सर ये लोकल कॉल होगा, क्योंकि दोनों फोन साथ में रखे हैं। ज्यादातर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये तब था जब तक आप मुझसे मिले नहीं थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए लोकल कॉल है या नहीं, इसकी डेफिनेशन एज ए इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट, एज ए कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या होना चाहिए वो आप आपके सामने है। तो इसको हम एक वन बाई एक्सप्लेन करेंगे लोकल कॉल होता क्या है। सबसे पहले समझेंगे, फिर मैं उस सवाल का जवाब समझने की कोशिश करूँ। कि हमारे घर में मान लो लैंडलाइन एक फ़ोन लगा है, आज भी अवेलेबल है, कई जगह मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये घर में ही एक बॉक्स होता है, वाइट रंग का बॉक्स, जिसको हम एलजीयू बॉक्स बोलते हैं। और एक घर में एक बाहर जो है दीवार पर, एक पोल पर एक इस तरह का बॉक्स लगा होता है, जिसे हम लोग डीपी बोलते हैं। होता क्या है कि इस डीपी से 5 से 10 घरों के अंदर यहीं से वायर निकलता है, सारे कॉपर वायर है। ये पहला घर हो गया, ये दूसरे घर को दे दिया, तीसरे को घर दे के दिया, चौथे। तो 5 से 10 घरों में एक डीपी बाहर लगा होता है, वहां से वायर ले जाते हैं और हम घर में लगा देते हैं, राइट। ठीक है। और ये यहाँ पे जितने कस्टमर होंगे उतने कस्टमर का वायर आएगा, यहाँ इकट्ठा हो गया, इनकी केबलिंग हो जाती है, नहीं सभी कस्टमर का वायर इकट्ठा करेंगे। एक एक पेयर का वायर होता है, नहीं 5 घर है तो 5 वायर इकट्ठा होगा, फिर एक्सचेंज की तरफ जमीन में केबल डालते हैं हम लोग। और ये जमीन में केबल डालते हुए आगे बढ़ते हैं, रास्ते में इस तरह का लोहे का बॉक्स दिखता है। लोहे का बॉक्स में कुछ नहीं होता, आसपास के जितने भी कॉलोनीज हैं इस तरह के घरों में जहाँ वायर टेलीफोन लिए गए, तो इन सबका वायर इकट्ठा होता है। बिजली के वायर में और टेलीफोन के वायर में क्या डिफरेंस होता है? बिजली का वायर जो होता है, आप एक ही प्लग के अंदर पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट सब लगा देते हो। टेलीफोन में नहीं होता, जितने कस्टमर होंगे सबका वायर अलग होगा, पहली बात। ठीक है, उनका इकट्ठा करते हैं, वो ऐसा नहीं कि लगा देंगे डायरेक्ट। तो ये वायर यहाँ इकट्ठा होगा, एक्सचेंज की तरफ जाएंगे, इस तरह का एक बड़े का बॉक्स दिख जाएगा। जहां ये बड़ा बॉक्स दिख जाए आप समझ जाना, इसमें भी कुछ नहीं है, ये जितने भी पिलर के वायर थे ये सारे जमीन में सब कॉपर वायर है। यहाँ पे इन वायरों का इकट्ठा वो हो जाता है, कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, तो ये यहाँ भी आपको कैबिनेट दिख जाए, इसका नाम हमने कैबिनेट रखा है। यहाँ भी ये दिख जाए आप समझ लेना, विद इन 30 मीटर के दायरे में, हो सकता है एक्सचेंज के बाहर ही एक बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज होगा। ये चूंकि कॉपर वायर जब से टेलीफोन शुरू हुआ और आज की डेट में कॉपर वायर यूज हुआ, कॉपर वायर की जो दूरी मैंने आप लोगों को बताई 5 से 6 किलोमीटर की दूरी थी। तो अभी आपने कभी सोचा होगा कि यार बीएसएनएल का जो एक्सचेंज है, हर 4 कदम पे चलो तो टेलीफोन एक्सचेंज दिख जाता है। उसका कारण यही है कि पहले से लेकर आज तक हम जो इंटरनेट, जो टेलीफोन देते रहे, वो हम लोग कॉपर वायर से देते रहे। तो हर 5 किलोमीटर रेडियस पर या 6 किलोमीटर की रेडियस पर आपको एक टेलीफोन एक्सचेंज मिलेगा। उसका कारण यही है कि कॉपर वायर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और एक्सचेंज के अंदर सबसे पहले जो एंट्री होगी, जो शुरू मैंने बोला था, एमडीएफ। एमडीएफ इज नथिंग, आसपास के 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी कस्टमर होते हैं उन सभी कस्टमरों का वायर यहाँ पे इकट्ठा होता है और ये फिर आगे स्विच में जाके जुड़ता है, स्विच। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, ये मान लो ये है मानसी, ठीक है, और ये फोन, ये मान लो ये कोमल आपका फोन है। ठीक है, मानसी ने आपको फोन किया और दोनों मान लो कि घर में ही रहते हो या घर के अगल बगल रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर आप कॉल करोगे तो ये मानसी, आपने जब नंबर डायल करोगे तो यहाँ से जाते हुए सबसे पहले यहाँ तक आपका भी वायर है, और ये जो कोमल है मान लो आप भी उसी एरिया में रह रहे हो तो आपका भी वायर इन्हीं में है। ठीक है, पुराने जमाने में यहाँ पे ऑपरेटर बैठते थे, पहले सुना होगा टेलीफोन ऑपरेटर बैठते थे, इंसान बैठा करते थे। आ, एक पुरानी मूवी आया दीवार, नई वाली दीवार तो सबने देखी होगी, अमिताभ बच्चन वाली दीवार, कभी आपको मौका मिले तो देखिएगा। उसमें आप पाएंगे कि अमिताभ बच्चन जो है एक कॉल करता है कि मैं दीना विजय बोल रहा हूँ, मैं फिला पर्सन से बात करना है। तो यहाँ जो इंसान बैठा होता था उन दो लोगों को आपस में वायर से मैनुअली जोड़ता था, पिन निकाला और जोड़ देता था, तो ये फिर आपस में बात हो जाती थी। इसी तरह अगर मानसी, अगर आप पुराने जमाने में नंबर डायल कर रहे होते तो यहाँ पे इंसान बैठा होता, उससे पूछता हाँ जी आपको किससे बात कर रहे हैं, जी मानसी, ठीक है, उनको फिर यहाँ पे जोड़ देते। ठीक है ना, तो कोमल से बात करनी है, ठीक है, तो फिर आपका फिर वो जो नंबर होता फिर आपका यहाँ पे एमडीएफ पिलर डायबिनेट होते हुए फिर कोमल के मोबाइल से ये जुड़ जाता है आपका ये। ठीक है, तो ये जो टेम्पररी बेसिस पर मैनुअली जोड़ा गया, इसी को हम लोग
स्विच बोला। क्या बोला? स्विच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्विचिंग? फर्स्ट ये वेरी क्लियर होना चाहिए। स्विच का मतलब है टेम्पररी बेसिस पर दो अलग अलग लोगों को जोड़ा गया। जब बात खत्म हो गई केवल निकाल देंगे। तो पहले इंसानों के द्वारा, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल वायर वही पड़ा हुआ है। 150 करीब 160 साल का इतिहास है टेलीफोन का। 160 ईयर, बहुत टेलीफोन है। यहाँ पे ये वायर वही पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे चीजें बदली। पहले इंसान, इंसान बदल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में दो टेक्नोलॉजी आई। एक ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल में ऐसा कि इंसान हटाया जाए ऑटोमेटिक हो जाए। क्रॉस बार और स्ट्राउजर बार, वो भी हट गया। अभी अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पीच है। और आज के जमाने में ये भी अब खत्म होके आईपी स्पीच हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पीच हो गया। कनेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ यहाँ पे तरीके बदले गए कि कैसे ऑटोमेटिक और फास्ट हो जाए। दिस इज द लोकल कॉल। अब मेरा सवाल ये था कि क्या दोनों टेलीफोन पास में रखे गए हैं, क्या वो लोकल कॉल हैं? यस या नो? लोकल कॉल तभी होंगे अगर दोनों जो भी कस्टमर हैं उन सबका वायर भी इसी में हो। यानी कोमल और मानसी आप दोनों के वायर इन्हीं में हो, देन वी कैन लोकल। कहने का मेरा मतलब है कि मैं एलटीटीसी में हूँ, मैं भी जहाँ से क्लास है, हमारे मेरे टेबल पे दो फोन रखे हैं। एलटीटीसी सेंटर के अंदर भी एक टेलीफोन एक्सचेंज है जिसकी कैपेसिटी 500 वायरों की है, यानी 500 टेलीफोन दिए जा सकते हैं। किसी जमाने में एलटीटीसी गाजियाबाद में 1000 से ज्यादा लोग काम करते थे और सभी के पास टेलीफोन होता था। लेकिन जो एलटीटीसी का टेलीफोन एक्सचेंज था उसमें सिर्फ 500 वायर लगाए जा सकते। बाकी वो कैसे? एलटीटीसी के नियर बाई राजनगर भी है और संजय नगर, दो अलग अलग लोकेशन है जो 2.5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के दायरे पे है। एलटीटीसी का टेलीफोन एक्सचेंज ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया था और यहाँ के लोगों के लिए बनाया गया, इसलिए ज्यादा कैपेसिटी वाला नहीं था। लेकिन जो राजनगर का है, जो संजय नगर का है, उनकी कैपेसिटी 3000 4000 वायर की थी। तो वहां से कुछ वायर यहाँ पे हमारे एलटीटीसी में बाकी 500 लोगों के लिए दे दिए गए। तो ये हो सकता था कि ये जो टेलीफोन दोनों रखे गए थे, एक का वायर एलटीटीसी टेलीफोन एक्सचेंज से हो और एक का वायर राजनगर या संजय नगर से हो। उस केस में इन्हें टेक्निकली लोकल नहीं बोलेंगे। फाइनेंशियली ऑल इंडिया लोकल हो जाए, पैसे में पूरी दुनिया लोकल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टेक्निकली दे आर नॉट लोकल। ओके, तो अब इसको कैसे करेंगे? अगर एक्सचेंज बदल जाए उस केस में तब होता है ट्रंक कॉल, एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। उस व्यवस्था को भी समझिए। ये आपका मान लो फोन है, यहाँ तक तो आप स्विच रूम तक तो जो व्यवस्था है वो आपको सामने स्क्रीन पे है, उसमें कोई डाउट नहीं, आपने देख लिया। अब मान लीजिए मानसी ने फोन मिलाया, ठीक है ना। अब एक कोमल ने जहाँ पे है वो इस एक्सचेंज में उनका वायर नहीं है, वो किसी शहर में ही गाजियाबाद में ही रहते हैं मान लो, तो गाजियाबाद के दूसरे इलाके में है, तो डेफिनेटली उसका टेलीफोन एक्सचेंज दूसरा होगा। उस केस में क्या होगा? इस स्विच रूम ने कहा इंसान, अरे भाई हमारे में नहीं है। हर शहर के अंदर एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज लगाया गया। अगेन आई रिपीट, हर शहर के अंदर एक मेन टेलीफोन एक्सचेंज लगाया गया। अगर आपके पेरेंट्स से पूछोगे ना कि अरे हमारे अपने फादर से कि सर ये मेन एक्सचेंज कहाँ है, तुरंत बता देंगे, क्योंकि एक जमाना था शहर के लोगों को पता होता, जैसे बस स्टैंड के बारे में पता होता है, रेलवे स्टेशन के बारे में पता होता, वैसे ही लोगों को टेलीफोन का मेन एक्सचेंज क्या है सभी को मालूम होता था। तो गाजियाबाद का फिर ये मेन एक्सचेंज में जाएगा यहाँ से, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है 1986 1986 से ये जो कनेक्टिविटी है ऑप्टिकल फाइबर है। ध्यान रखिएगा, नेटवर्क को समझते जाइए। ऑप्टिकल फाइबर, अब ये नंबर आया, यहाँ नहीं मिला, इसने कहा मेरा नहीं है, भेज दो भाई मेन एक्सचेंज। ये इसको बोलते हैं डी टैक्सी, डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज नाम होता था। ये भी वही स्विच है जो हमारा यहाँ पे ये वाला जो स्विच है, ये जो मेरे माउस से आपको दिख रहा होगा, इस स्विच में मेन पर्पज है कि कौन सा कस्टमर है, और इस स्विच का पर्पज है कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज है। काम वही था, सिर्फ एक्सचेंज बदल गया। सिर्फ समझ लो कि यहाँ भी इंसान थे, यहाँ भी इंसान थे, तो दूसरी जगह कैसे बात की जाती थी, मशीनें वही काम करती है जो इंसान करते हैं, बस खास तरीका, सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें हम लोगों ने ऐड ऑन किया है। उसने फाइंड आउट कर लिया भाई शहर का ही दूसरा है, जोड़ दिया, ठीक है ना, और वहां पे जोड़ दिया। दिस इज द ट्रंक कॉल, एसटीडी कह सकते हो, एक शहर में लिखना। ओके, अब मान लो
कोमल रहते हैं मेरठ में और मानसी रहती हैं गाजियाबाद में। अब दोनों का जिला ही बदल जाए, उस केस में क्या होगा? उस केस में अंग्रेजों में, अंग्रेज, आज ये बात आज की नहीं है, ये 19 है, ये हम बात अगर करें, इंडियन टेलीकॉम अंग्रेजों की बनाई हुई चीज है, आज भी चल रही है। अंग्रेज, अभी मैंने जो डायग्राम बनाए हैं वो सब आपके आज के हिसाब से, बट इनका जो डिवीजन है वो अंग्रेजों की बनाई हुई है, क्योंकि हमारे देश में भी टेलीफोन की शुरुआत तभी हुई जब अंग्रेजों ने बनाई थी। तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सन 1885 डेफिनेटली अंग्रेजों का जमाना था। उन्होंने एक रूल बनाए, उन्होंने इंडिया को 4 भागों में बांटा, एनटीआर, ईटीआर, डब्ल्यूटीआर, एलएसटीआर, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, सदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, डेफिनेटली। और आप समझ सकते हैं कि नॉर्दर्न में क्या पार्ट आएगा। ठीक है, तो नॉर्दर्न के उन्होंने क्या किया, उनमें 2 हेडक्वार्टर बनाए, एक दिल्ली, दूसरा देहरादून। अगर नॉर्दर्न की बात करें, दिल्ली और देहरादून। ठीक है, तो अब जितने भी नॉर्दर्न के डीटैक्स थे, मेन एक्सचेंज थे, वो सारे आपस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिए गए। और आपको एक बात और बता दूं, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में अगर कम्युनिकेशन जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि रिलायंस आएगा अपना केबल डाल देगा, एयरटेल आएगा अपना डाल देगा, ऐसा नहीं होता। आज भी अगर एक शहर से दूसरे शहर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, दिस इज अ नेशनल लाइन, दिस इज अ गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीपीपी मॉडल हो सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन कभी भी एक शहर से दूसरे शहर के लिए गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी प्राइवेट करे। और बाय डिफॉल्ट दिस रूल, दिस इज मेंटेन बाय द बीएसएनएल। अभी आपको बीएसएनएल ही मेंटेन कर रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं रिलायंस से बात कर रहा हूँ, बीएसएनएल का रोल नहीं है, नहीं, गलत सोच रहे हैं। उसमें भी डेफिनेटली बीएसएनएल का रोल है। अभी मैं दिखाता हूँ कुछ केस में होगा क्या। आपने मान लो ये मानसी है मेरठ के अंदर, उन्होंने गाजियाबाद फोन कर लिया, तो बाकी बीच का मैंने हटा दिया, डेफिनेटली लोकल स्विच चला गया। लोकल स्विच का मतलब वो डायरेक्ट जुड़ी हुई थी। इस स्विच ने कहा भाई मेरा तो है नहीं, वो शहर के मेन एक्सचेंज भेजेगा। और लोकल ट्रांसमिशन जो होता है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, ये मेन डीटैक्स, डीटैक्स जैसे हमारे मेरठ के अंदर डीटैक्स है, वैसे गाजियाबाद में भी डीटैक्स हुआ। एक शहर से दूसरे शहर का जो डीटैक्स होता है, एनटीआर ऑप्टिकल फाइबर मेंटेन करता है। एनटीआर का मतलब नेशनल लाइन मेंटेन करता है। ठीक है, चाहे रिलायंस हो, प्राइवेट हो, सबकी अरेंजमेंट आपका सेम होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। राइट, उस शहर में पे ऑप्टिकल फाइबर, पहले बहुत सारे मीडिया बदले गए, पहले कोएक्सियल भी यूज किया गया, माइक्रोवेव टावर भी यूज किए गए, लेकिन आज की डेट में ऑप्टिकल फाइबर है। उस शहर के डीटैक्स में चला जाएगा, उस डीटैक्स में लोकल स्विच में गया और दे विल बी कनेक्टेड। ये हो गया एनटीआर के बारे में बात हो गई, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में कनेक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, अगर सबसे बड़ी और सबसे वायरलेस और वायर लाइन, ये भी आप समझ लो लग गया। वायरलेस यानी आपका जो मोबाइल फोन है, आपका जो मोबाइल फोन है, वायरलेस केवल आप अपने मोबाइल ओके, आई थिंक नेट थोड़ा ब्रेक हो गया था। मैं बात कर रहा था मोबाइल टावर के बारे में। तो आप वायरलेस की अगर बात करें तो वायरलेस में आपको मोबाइल, यहाँ हमारा जो मोबाइल है यहाँ से जो टावर तक है वही दूरी केवल वायरलेस है, बाकी कोई चीज़ वायरलेस नहीं है। आपको फिर से एक समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आप आ जाइए मोबाइल के लिए, यस, चलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या हुआ, लैंडलाइन में तो आपको ये बात समझ में आ गई, जितने कस्टमर होंगे उतने वायर डालने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए पहले वेटिंग लिस्ट भी बना करती थी टेलीफोन में। ठीक है, ये एक तरह का व्यवस्था, इसको तो आपको नोटिस में तो आ ही गया है। अब हम यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा अरे यार कॉपर वायर कितना डलवाओगे, कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि इन वायरों से झंझट, क्योंकि जमीन में घर तक कॉपर वायर डालना मजाक नहीं है, दिस इज नॉट जोक। ठीक है, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं ना, वायरलेस व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने क्या किया, इसका नाम बदल गया, मोबाइल कम्युनिकेशन, इसको बोल दिया बीएससी, मोबाइल के स्विच को एमएससी बोल दिया। तो उन्होंने क्या किया कि भैया यहाँ टावर लगा दिया और ये मोबाइल यहाँ दिया, आप यहाँ मोबाइल से टावर, अब ये जो टावर की कैपेसिटी भी ज्यादा हो गई, कैपेसिटी थी 1024, जो अभी तक जो टावर लगे हैं
यानी इस टावर से 1024 मोबाइल जोड़े जा सकते हैं। और ये फिर ऑप्टिकल फाइबर से ये सारे जितने भी टावर थे सब इकट्ठे हो गए बीएससी में। इन सबको फिर आपका मल्टीप्लेक्सर, एक मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, उसकी मदद से ये फिर ऑप्टिकल फाइबर लोकल स्विच में चला गया। ठीक है, आगे की सारी व्यवस्था वैसे ही है। अगर कोई लैंडलाइन से मोबाइल में भी बात करे तो घूमते फिरते ये जो डीटेक्ट है सब कुछ वैसे ही होना है। कोई चीज यानी वायरलेस केवल आप अपने मोबाइल फोन से नियर बाई टावर में है, बाकी कहीं वायरलेस नहीं मिलेगा आपको। अगर मोबाइल से लैंडलाइन बात करें, डीटेक्ट इज द मेन एक्सचेंज, दे विल बी डिसाइडेड ये कहाँ पे जाना है। अरे सर वो दूसरे शहर का भी लैंडलाइन है, दूसरे शहर के डीटेक्ट पे चला जाएगा, ये डीटेक्ट समझ जाएगा कि लैंडलाइन में, और लैंडलाइन में बात करेगा। ये काम इतना फास्ट होता है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता। अब मेरा सवाल था बाघा बॉर्डर पे। बाघा बॉर्डर पे दो लोग खड़े हैं। अब मैं सवाल पे वापस आता हूँ। एक इंडियन खड़ा और पाकिस्तानी खड़ा है। तो इंडियन और पाकिस्तानी अगर आपस में बात करें, ठीक है, तो क्या बात होगा। तो ठीक है, डेफिनेटली मानसी, अगर आपने पाकिस्तानी को नंबर मिलाया तो आपके मोबाइल से टावर जाएगा। टावर कहाँ पे होगा? अटारी में होगा। अटारी में टावर ने वहां से इकट्ठा होगा जितने भी कस्टमर होंगे बीएसएनएल के या जो भी इंडिया के, वो नियर बाई एमएससी में जाएंगे। और एमएससी लगा होगा, आपका जो स्विच लगा होगा वो कहाँ लगा होगा? अमृतसर में। अमृतसर में जाएगा। सोच सकते हो, अमृतसर में कह रहे यार ये तो हमारे किसी पंजाब पंजाब का लग ही नहीं रहा, कहीं और का लग रहा है। उसी शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज लगा होगा, डी टैक्स। डी टैक्स में भेज दे। डी टैक्स, अरे यार ये तो एनटीआर का ही नहीं है, अभी मैंने बना हमारे नॉर्दर्न पार्ट का ही नहीं लग रहा। और मैंने आपको बताया कि हर टेलीकॉम रीजन में दो हेडक्वार्टर है, दिल्ली या देहरादून। जो भी रास्ता खाली होगा दिल्ली या देहरादून, वो बेकार, उसको नहीं समझ में आएगा, वो कहेगा भाई भेज दो दिल्ली वाले जाने। दिल्ली चला गया। दिल्ली ने, अरे भाई ये तो इंडिया के बाहर का है। और इंडिया के बाहर जो कॉल होती है बाय डिफॉल्ट, जो ट्रेडिशनल कॉल होती है मुंबई से जाती है। ये नहीं कहीं से भी निकलनी शुरू हो जाएगी। आज की डेट में बहुत सारे इंटरनेशनल गेटवे बनाए जा चुके हैं, लेकिन पहला जो प्रेफरेंस होता है वो मुंबई ही होता है। मुंबई द मेन हेडक्वार्टर, वो मुंबई चला जाएगा। मुंबई ने कहा सब ऑप्टिकल फाइबर इस समुद्र के अंदर है, ये सब ऑप्टिकल। मुंबई ने, अरे ये तो आपका कहाँ है? कराची का है। एक काम करते हैं, आपको एक थोड़ा सा और दिखाते हैं, मैप में भी दिखाता हूँ। यस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसने का मुंबई आ गया। ये कह रही यार ये तो पाकिस्तान का है। और समुद्र के अंदर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर, समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल समुद्र के अंदर पड़ा हुआ है, मुंबई टू कराची के बीच में। ठीक है, बस बदकिस्मती है, दो देशों का रिलेशन अच्छा नहीं है। इस वजह से ये बात नॉर्मली पड़ा तो है, लेकिन हम लोग उसको चालू नहीं करते, क्योंकि वहाँ भी मेरे जैसा और आप जैसे जैसे लोगों की पोस्टिंग होती, वो रिस्क नहीं लेता, कहता हम बंद करके रखेंगे भाई, नहीं बात करानी मेरे। तो फिर बात कैसे होगी? फिर वो कॉल होती है, मुंबई से निकलता है, चेन्नई जाता है, सिंगापुर जाता है, इतना वाला रास्ता नहीं बंद होता। फिर यहाँ से जाएगा जापान होते हुए अमेरिका में एंट्री मार जाएगा। अमेरिका के अंदर कुछ अरेंजमेंट होते हैं, उसके दूसरे साइड से निकलेगा, यहाँ से लंदन जाएगा। फिर समुद्र में सारा समुद्री केबल है, समुद्र में पड़ते हुए दुबई होते हुए, दुबई होके अफगानिस्तान में एंट्री करेगा, अफगानिस्तान से रास्ते पाकिस्तान में एंट्री करेगा, लोकल अरेंजमेंट होगा, फिर पाकिस्तान से भी बाघा बॉर्डर में पहुंचेगा, फिर वहां के टावर पहुंचेगा। तो यानी आपका बोला हुआ हाय सब पूरी दुनिया घूम के आ गया। दिस इज अ वेरी लॉन्गेस्ट पाथ इंडिया टू पाकिस्तान का जो है, इसीलिए जो आईएसजी कॉल है, इंटरनेशनल जो कॉल बोली जाती है, अमेरिका कॉल करना सस्ता है, पाकिस्तान कॉल करना महंगा है। ठीक है, दिस इज द रियल ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। ये हमारा वास्तविक पाथ है कम्युनिकेशन का। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बता, कहीं भी आपको वायरलेस नहीं दिखेगा, वेरी क्लियर ऑप्टिकल फाइबर इस प्रॉपर मैनर में समुद्र के अंदर डाला गया है। ठीक है ना? तो ये आज का थोड़ा सा वो था इसके बारे में। इसमें मैं चलते हुए मैं एक वीडियो आपको शेयर करूंगा, जो हमारे रियल ऑप्टिकल फाइबर जो समुद्र में डाले गए हैं, अलग से भी मैं इस वीडियो को शेयर कर दूंगा आप लोगों को, उसमें क्या कहते हैं, ग्रुप के अंदर। ठीक है, आप वहां से भी इसका वो ले सकते हैं। अंडर सी केबल का एक वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उसको देखिए। अगर आपके मन में किसी भी तरह का
वो कोई प्रॉब्लम आ रही हो, समझ नहीं, आप कंफ्यूजन मन में डाउट हो रहा हो, तो डेफिनेटली चैट के माध्यम से या आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके स्क्रीन पे एक वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, तो पहले देखिए, ये आपको पूरा आ जाएगा वीडियो। इसको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा मुझे, तब आप देख पाएंगे। ये वीडियो है आपके सामने स्क्रीन पे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए, दिस इज अ रियल पाथ ऑफ द कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर, जो समुद्र में पड़ा है। ऐसा मत मुझे टेलीफोन खत्म हो गया, इंटरनेट आ गया, भाई नाश्ता वही है, रास्ता कोई अलग से नहीं बनाएगा। हम समय के साथ और डिस्कस करेंगे, चलिए। ओके, तो उम्मीद है कि आपको अब नेटवर्क के बारे में काफ़ी आइडिया लग गया होगा। इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, रिकॉर्डिंग शो जो मैं आपको शेयर करूंगा। मन में किसी भी तरह का सवाल हो, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। सीखिए, आपको सीखने के लिए किताबी ज्ञान मुझे नहीं बताना है, जो प्रैक्टिकल है वही मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। और जब आपको प्रैक्टिकल सेशन भी कराऊंगा, डेफिनेटली आप पूरा का पूरा एक नेटवर्क डिजाइन कैंपस के अंदर बनाने में सफल होंगे। ठीक है। तो एनी मोर क्वेश्चन यू कैन नॉट, अगर आज का सेशन ओवर करें, इतना ही रखेंगे, आज भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।